जब श्रद्धेय श्री बनारसी दास जी चतुर्वेदी ने मुझे यह बताया कि वे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की फांसी घर में लिखी हुई आत्मकथा पुनः प्रकाशित करने की बात सोच रहे हैं, तो साथ ही उन्होंने यह चिंता व्यक्त की कि उसे जो का त्यों छापना उचित है या नहीं, क्योंकि इस संबंध में कुछ लोगों को संदेह है। इस पर मैंने छूटते ही यह राय दी कि किसी को भी एक शहीद की अंतिम धरोहर में अपनी इच्छानुसार काट छाट करने का अधिकार नहीं, और वह जो कि त्यों छपनी चाहिए। मुझे काकोरी षड्यंत्र या भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में इस अवसर पर कुछ नहीं कहना, क्योंकि उस संबंध में मेरा वक्तव्य सशस्त्र क्रांति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास तथा क्रांतिकारी की आत्मकथा में प्रकाशित हो चुका है। इसके अतिरिक्त समय समय पर मैंने कुछ अन्य पुस्तकें भी लिखी, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल इत्यादि इत्यादि, जिनमें से अधिकांश अब अप्राप्य है। समय समय पर इस संबंध में बहुत से लेख भी लिखे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास नामक बृहद पुस्तक में मैंने संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में पुराने क्रांतिकारी आंदोलन का स्थान और उसका हाल बताने की चेष्टा की है। मेरा इस संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य रहा वह संक्षेप में यो की है, क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक अविभाज्य अंग है। यह एक सर्वसम्मत मत रहा है कि जहाँ तक त्याग और तपस्या का संबंध है, भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन के शीर्ष स्थान पर रहे। जब कांग्रेस केवल नौकरी मांगने वाले लोगों की एक संस्था मात्रा रही जो बड़े दिन के अवसर पर मिला करती थी, उस समय भी क्रांतिकारी फांसी के तख्ते पर जा रहे थे। इस उपादान को तो सभी स्वीकार करते हैं, पर यह बहुत कम लोगों को मालूम है कि विचारधारा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी सबसे आगे रहे। कांग्रेस ने तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया, पर क्रांतिकारी उस समय भी पूर्ण स्वतंत्रता का जयघोष कर रहे थे। जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के मामूली अधिकारों के लिए लड़ना भी शुरू नहीं किया था, यहाँ तक कि जब 1921 में असहयोग आंदोलन छिड़ा, जिसने कांग्रेस के ढांचे को बदल कर रख दिया, उस समय भी गांधी जी ने कांग्रेस के लक्ष्य की परिभाषा नहीं की। यद्यपि बाबू भगवनदास जैसे लोग बार बार लक्ष्य की परिभाषा का आग्रह कर रहे थे, जब यह आंदोलन बहुत जोरों पर था, उस समय होने वाले अहमदाबाद अधिवेशन में गांधी जी ने हजरत मोहानी द्वारा पेश किए हुए पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव का विरोध किया। अब समाजवाद के लक्ष्य को लीजिए। कांग्रेस ने आवड़ी में समाजवादी ढांचे के समाज को अपना लक्ष्य करार दिया, पर जब 1921 के असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा हत्याकांड के बहाने से वापस ले लिया गया और पुराने क्रांतिकारियों ने फिर से क्रांतिकारी संगठन किया, तो उन्होंने अपने सामने एक ऐसे समाज को लक्ष्य के रूप में रखा जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण असंभव होगा। पंडित रामप्रसाद जिस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेताओं में थे, उस दल के पीले कागज नाम से उल्लेखित संविधान में यह लक्ष्य उन्हीं शब्दों में वर्णित था। जब काकोरी षड्यंत्र चला और पुराने क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए और दल की बागडोर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि लोगों के हाथ में आई, तो उन्होंने दल का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी रख दिया। यह लगभग 1927-28 की बात है। स्मरण रहे कि उस समय तक भारत में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी और कम्युनिस्ट पार्टी की भी नाम मात्र कागजी रूप से ही स्थापना हुई थी। कांग्रेस ने तो इसके लगभग 30 साल बाद समाजवाद का नारा दिया। वह नारा कहाँ तक केवल नारेबाजी मात्र है और कहाँ तक
ईमानदारी पूर्ण है, इसे तो भविष्य का इतिहास ही बदला सकता है। दूसरे शब्दों में, मैंने क्रांतिकारी आंदोलन पर जो कुछ लिखा उसमें केवल कुछ व्यक्तियों के वीरतापूर्ण कृत्यों को ही महत्व नहीं दिया, बल्कि मैंने अकाट्य तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि विचारों और चिंतन की दृष्टि से भी यह पुराने क्रांतिकारी अग्रणी रहे। स्मरण रहे कि यह विचार तथा चिंतन शब्द से मैं जबानी जमा खर्च को नहीं लेता हूँ, क्योंकि जबानी जमा खर्च तो सभी कर सकते हैं, और सच तो यह है कि विश्वविद्यालय के अध्यापक इस कार्य को अधिक सुचारू रूप से कर सकते हैं। पर मैं ऐसे चिंतन को चिंतन मानता ही नहीं, और न ऐसे चिंतन की इतिहास पर कोई छाप ही पड़ती जो गद्देदार कुर्सियों पर बैठकर ऊंचे ऊंचे आदर्शों की बखान तक सीमित हो। चिंतन के साथ साथ कार्य भी करना चाहिए। उस कार्य में जोखिम उठाना और बलिदान करना ही चिंतन की असलियत को प्रमाणित करता है। केवल यही नहीं, जैसा कि अब लगभग विस्मृत इटालियन क्रांतिकारी मैजिन ने कहा था, या शहीदों के रक्त से पुष्ट होकर ही विचार जल्दी परिपक्व होते हैं। सच तो यह है कि विचार या चिंतन तब तक उस बिजली के तार की तरह है जिसमें अभी करंट नहीं है, जब तक कि उसके लिए जोखिम न उठाई जाए। जब विचार जनता की थाती का अंश बन जाता है, तभी उसमें इतिहास निर्माण की शक्ति आती है। क्रांतिकारी शहीद जनता से अपने ही ढंग से संपर्क बनाते थे। इस प्रक्रिया को भी बहुत कम लोगों ने समझा है। हम इस संबंध में केवल एक दो बात कहकर असली विषय पर आवेंगे। जिस समय 1908 के अलीपुर जेल में पिस्तौल भंगाकर मुखबिर नरेंद्र गोस्वामी का काम तमाम करने वाले कन्हैयालाल दत्त को फांसी दी गई और उनकी लाश चिता पर चढ़ाई गई, उस समय 1 लाख आदमी उस चिता के इर्द गिर्द खड़े होकर धाड़ मार कर रो रहे थे। जब शहीद का नश्वर शरीर जल गया तो यह विराट जनता चिता की ओर लपकी और कुछ क्षण बाद वहां राख का एक कण भी नहीं दिखाई पड़ा। लोगों ने गड्ढा ताबीज बनाने के लिए राख लूट ली थी, ताकि उनकी संतानें भी उसी तरह निर्भीक, वीर और देशभक्त हो। इस प्रकार उस घटना की याद की जाए जब सरदार भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम डाला था और साथ ही साथ कुछ पर्चे फेंके थे, जिनका प्रारंभ एक फ्रेंच क्रांतिकारी के इन शब्दों से होता था, बहरों को सुनाने के लिए धड़ाके की ज़रूरत है। तथा साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहल भारत में बुलंद किया, जो तब से भारत के हर प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन का प्रधान नारा बन चुका है। जब भगत सिंह तथा उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई तो उस समय भारत के में कैसी उथल पुथल मची, इसका विवरण उस समय की पत्र पत्रिकाओं में मिल सकता है। स्वयं श्री जवाहरलाल नेहरू ने यह लिखा है कि उन दिनों भारत में भगत सिंह की जनप्रियता गांधी जी से किसी प्रकार कम नहीं थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि क्रांतिकारियों के कुछ अपने विचार थे, वे उन विचारों के लिए लड़ने मरने को तैयार थे। साथ ही उनके अपने तरीके थे जिनसे वे जनता को प्रभावित करते थे। उन क्रांतिकारियों ने भारत के मानस पटल पर कितनी गहरी छाप डाली है, इसका प्रमाण हमें गत 10 वर्षों में प्रकाशित होने वाले हिंदी उपन्यासों और कहानियों में भी एक हद तक मिल सकता है, जिनमें जब भी पात्रियों में कोई बौद्धिक तर्क वितर्क होता है तो क्रांतिकारी जरूर आ जाते हैं। सूत्र रूप में इस प्रकार एक पृष्ठभूमि तैयार कर लेने के बाद अब मैं असली विषय पर आता हूँ। क्रांतिकारी सामूहिक रूप से बहुत ऊंचे लोग थे। बात यह है कि जो उस उच्चता से उतरता था और कई लोग उतरकर मुखबिर तक हो जाते थे, वे क्रांतिकारी रहते ही नहीं थे, यानी उनका नाम फौरन उस सूची से कट जाता था। इसलिए क्रांतिकारी शब्द अपने शुद्ध रूप में ही
रहता था। पर जब हम वैयक्तिक सतह पर उतरते हैं तो हम देखते हैं कि केवल भारत के ही नहीं, सभी देशों के क्रांतिकारी राग द्वेष पूर्ण होते हैं। उनमें भलाई और बुराई दोनों पाई जाती है। पंडित राम प्रसाद की आत्मकथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस समय संघर्ष की लौ धीमी पड़ जाती है, उस समय कई तरह की छोटाइयाँ सामने आती है। ठीक भी है, क्योंकि क्रांतिकारी तो तभी तक महान है जब तक कि वह अपने युग का वाहन है। जब उसका यह महानत्व कमज़ोर पड़ जाता है और वैयक्तिक बातें उभर कर सामने आती है, तो आप उसकी आंतों को उधेड़ कर देख सकते हैं कि उनमें भी उसी प्रकार से तमाम तरह की चीज़ें भरी होती है जो दूसरे लोगों में पाई जाती है। अब मैं ऐसी बातें लिखने जा रहा हूँ जो मैंने क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी अपनी किसी भी पुस्तक में पहले नहीं लिखी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब जबकि यह आत्मकथा जनता के हाथों में जाएगी तो कई तरह के प्रश्न उठेंगे। पंडित राम प्रसाद ने जो बातें लिखी है उनमें सबसे अधिक प्रश्न इस बात पर उठेंगे कि क्या पंडित जी ने अपने दल के बंगाली नेताओं के संबंध में जो बातें लिखी है वे सच है। अब देखिए कि काकोरी षड्यंत्र में कौन कौन बंगाली नेता थे। सर्वोपरि श्री शचीन्द्र नाथ सान्याल थे, जो दल के प्रधान नेता थे। वे रास बिहारी बोस के दाहिने हाथ समझे जाते थे और स्वदेशी या बंग भंग युग से क्रांतिकारी आंदोलन में थे। प्रथम महायुद्ध के समय बनारस षड्यंत्र में उन्हें नेता करार दिया गया था और उन्हें आजीवन काले पानी की सज़ा दी गई थी। युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हो जाने पर आम माफ़ी में सैकड़ों दूसरे क्रांतिकारियों के साथ अंडमान से वे भी रिहा कर दिए गए। असहयोग के ज़माने में वे चुपचाप रहे और जो ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ त्यों ही क्रांतिकारी संगठन करने के लिए मैदान में कूद पड़े। वे बहुत ऊंचे दर्जे के विद्वान थे और उन्हें काकोरी षड्यंत्र में बात को चलकर आजीवन काले पानी की सज़ा हुई थी। उससे रिहा होने के बाद वे दूसरे महायुद्ध के समय नज़रबंद कर लिए गए। उसी अवस्था में उन्हें तपेदिक हो गई और सन 1942 में जब उनके लगभग सभी पुराने साथी जेल में थे, वे रोग के कारण छोड़ दिए गए और थोड़े ही दिनों में उनका देहांत हो गया। उनकी लिखी हुई कई पुस्तकें हैं जिनमें बंदी जीवन क्रांतिकारियों का क्लासिक बन गया था। उस समय के दूसरे बंगाली नेता श्री योगेश चंद्र चटर्जी थे। वे भी बहुत पुराने ज़माने से क्रांतिकारी आंदोलन में थे और सन 1916 से 1919 तक रेगुलेशन 3 के अनुसार नज़रबंद रहे। उसके बाद ये अनुशीलन दल की ओर से उत्तर भारत में क्रांतिकारी संगठन करने के लिए आए। बाद को इनका संगठन शचीन्द्रनाथ सान्याल के संगठन के साथ एक हो गया और इस संयुक्त दल का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया, जिसके प्रधान नेता शचीन्द्रनाथ सान्याल बने। शचीन्द्रनाथ सान्याल संगठनकर्ता और बम बनाने के विशेषज्ञ थे। वे अच्छे लेखक भी थे और दल की ओर से समय समय पर गुप्त रूप से बांटे गए पर्चों के लेखक भी थे। पर योगेश चंद्र चटर्जी बहुत अच्छे संगठनकर्ता होने के साथ ही डकैती आदि कार्य में भी प्रवीण थे। वे इस लेख के लिखते समय संसद सदस्य है। योगेश चंद्र को काकोरी षड्यंत्र में आजन्म काले पानी की सज़ा मिली और 12 साल तक जेल में रहने के बाद जब छूटे तो थोड़े दिन बाहर रहने के बाद दूसरे महायुद्ध में फिर जेल भेज दिए गए और इस बार 1946 तक जेल रहे। तीसरे बंगाली नेता श्री सुरेश चंद्र भट्टाचार्य थे। वे भी प्रथम महायुद्ध के समय नज़रबंद थे और इसके बाद काकोरी षड्यंत्र में उनको 10 साल की सज़ा हुई।
वे इस समय शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रवर्तित कानपुर के दैनिक प्रताप के मुख्य संपादक हैं। चौथे बंगाली नेता श्री गोविंद चरण कार थे, जो प्रथम महायुद्ध के समय पुलिस थे। सन्मुख युद्ध कर गोली लगी हुई हालत में पकड़े गए थे और अंडमान भेज दिए गए थे। बाद को वे काकोरी षड्यंत्र में शामिल हुए। अभी अभी साल भर हुआ उनका देहांत हो गया। यही 4 बंगाली नेता थे। बाकी सचिंद्रनाथ बख्शी, राजकुमार सिंह, सचिंद्रनाथ विश्वास, भूपेंद्र सान्याल और मैं दल के नेताओं में नहीं बल्कि नौजवान क्रांतिकारियों में थे। काकोरी षड्यंत्र में गिरफ्तार होते समय मेरी उम्र 17 साल की थी। राजेंद्र लोहड़ी को इसमें मैं इसलिए नहीं गिन रहा हूँ कि उन्हें तो पंडित राम प्रसाद के साथ ही फांसी की सजा मिली। यह स्पष्ट है कि पंडित राम प्रसाद ने जिन बंगाली नेताओं का जिक्र किया है उनमें सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, गोविंद चरण कार और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य ही हो सकते हैं। बाकी बंगाली क्रांतिकारी जैसे कि मैं कह चुका कार्यकर्ता मात्र थे। स्वयं मुझे तो पंडित राम प्रसाद के ही नेतृत्व में अधिक काम करने का मौका मिला और कभी किसी प्रकार की बदमज़गी हुई हो ऐसा याद नहीं आता। फिर भी पंडित राम प्रसाद जो बातें इस संबंध में लिख गए हैं वे बिल्कुल कार्यकारण संबंध से बाहर नहीं है, जैसा कि आगे चलकर पाठक को मालूम हो जाएगा।